वही दूसरी तरफ नील और मलंग का भी नाश्ता करने हो चुका था और वो दोनों कार के अंदर बैठे थे। बाहर हल्की धूप थी, सड़क पर हवा पेड़ों के बीच से सरसराते हुए गुजर रही थी। तभी नील मलंग की तरफ प्यार से देखता है, उसकी नजरें कुछ पल वहीं टिक जाती हैं और फिर नर्म आवाज में कहता है, कॉलेज छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तो कहीं और मत चले जाना। नील की आवाज में एक हल्की सी परवाह और अपनापन झलक रहा था। तो मलंग मुस्कुराते हुए बस ओके कह देता है, पर उसकी मुस्कान में नील के लिए कुछ छिपे हुए एहसास थे जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चला जाता है और पीछे मुड़कर एक बार फिर नील की तरफ देख लेता है, जैसे उसकी आंखों से कह रहा हो, मैं इंतजार करूंगा। वही निशांत और दक्ष दोनों दक्ष के घर पहुंच चुके थे। कार रुकते ही दक्ष ने एक गहरी सांस ली और बाहर निकलते हुए अंगड़ाई ली, फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, घर की गर्माहट, अपनेपन की खुशबू। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले दादी से मिलते हैं और उनकी तबीयत पूछते हैं। दक्ष ने सिर हिलाया, हाँ चलो, और दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। दूसरी तरफ दक्ष के अंकल अपनी वाइफ को मैसेज कर रहे थे, दक्ष अंदर जा रहा है, सब रेडी है ना? उनकी वाइफ मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ सब तैयार है। और फिर अंकल भी धीरे से अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे ही दक्ष और निशांत घर में दाखिल होते हैं, वो देखते हैं पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की हल्की सी आवाज। दक्ष की भौहें सिकुड़ती हैं, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था और ये बात निशांत अच्छी तरह जानता था। वो तुरंत आगे बढ़कर दक्ष का हाथ थाम लेता है, उसकी पकड़ में एक सुकून था। दक्ष हल्की कांपती आवाज में बोलता है, अरे कहाँ हैं सब? और ये लाइट क्यों ऑफ है? कहीं बिजली का बिल किसी ने भरा नहीं किया? उसी वक्त अचानक धमाके की तेज आवाज आती है। दक्ष डर के मारे झटके से निशांत की बाहों में चला जाता है। निशांत भी उसे कसकर पकड़ लेता है, जैसे उसकी बाहें कह रही हो, डरो मत, मैं यही हूँ। तभी लाइट ऑन होती है और पूरा घर गूंज उठता है, हैप्पी बर्थडे दक्ष। तालियां, मुस्कानें, सब तरफ खुशियां छा जाती हैं। दक्ष हैरानी से चारों ओर देखता है, उसके दादा दादी, अंकल आंटी और उसकी छोटी कजन माही सब वहां थे। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है। निशांत एक पल को अंदर ही अंदर सोचता है, आज दक्ष का बर्थडे है और मैं ये भूल गया। उसके चेहरे पर हल्का अफसोस झलकता है। दक्ष अब भी हैरानी में था। वो अपने दादा की तरफ देख कहता है, ये सब क्या है? दादू, दादी की तबीयत ठीक नहीं थी और आप लोग बर्थडे मना रहे हैं। तभी कमरे के अंदर से उसकी दादी आती है, हाथों में केक लिए मुस्कुराती हुई। किसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी। दक्ष की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मतलब आप सब ने मुझसे झूठ कहा था। माही आगे बढ़कर हंसते हुए कहती है, हाँ, आपको उल्लू बनाया ताकि आप घर आओ और हम सब मिलकर आपका बर्थडे मनाएं। दक्ष की आंखों की चमक अब गुस्से में बदल जाती है। वो ऊंची आवाज में कहता है, आप सब ऐसे मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपको पता भी है दादी की तबीयत का नाम सुनकर मैं कितना डर गया था, और आपको ये सब मजाक लगता है। उसकी आवाज कांप रही थी गुस्से और दर्द दोनों से। घर में सन्नाटा छा जाता है। निशांत आगे बढ़ता है और धीरे से कहता है, शांत हो जाओ दक्ष, ये बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। लेकिन दक्ष का गुस्सा अभी भी कायम था। तुम भी उन्हीं का साथ दे रहे हो गया सरप्राइज, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं। निशांत ने सबकी तरफ देखा और कहा, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं दक्ष को मनाकर लाता हूँ। और फिर वो भी दौड़ता हुआ बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ चिराग अपने ऑफिस में बैठा था। कमरे में बस लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी थी जो उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो रेयान के बारे में हर एक डिटेल पढ़ रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर थीं, पर दिमाग में बस अंश का चेहरा घूम रहा था। तभी उसकी नजर रेयान की एंगेजमेंट वाली फोटोज पर पड़ी। उसने न्यूज खोली और तभी एक तस्वीर में उसे अंश दिखा, लड़कियों के कपड़ों में। वो ठिठक गया। वो जानता था अंश पहले भी ऐसे कपड़ों में दिखा था और चिराग के दिल में हलचल मच गई। धीरे से खुद से बुदबुदाया, तो ये रेयान सिंघानिया अंश को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। यकीन नहीं होता, इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी। फिर रुककर उसने स्क्रीन पर अंश की तस्वीर को छुआ। उसकी उंगलियों में एक कपकपी थी। पर कोई बात नहीं अंश, उसने धीमे से कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें उस इंसान से दूर कर अपने पास रख लूंगा और फिर तुम सिर्फ मेरे होगे, सिर्फ चिराग के। उसकी आवाज में पागलपन और तड़प दोनों थी। वहीं
निशांत पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुका था। हवा तेज चल रही थी, शाम का रंग गहराने लगा था। उसने दूर देखा, दक्ष अकेला पत्थर पर बैठा था, आंखों में गुस्सा और चेहरा थका हुआ। निशांत ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसके पास जाकर बैठ गया। दक्ष ने बिना देखे कहा, यहाँ क्यों आए हो? जाओ, जाकर उन्हीं लोगों के साथ बैठो। उसकी आवाज टूटी हुई थी। निशांत ने चुपचाप उसका सिर सहलाया और कहा, क्यों नाराज हो रहे हो दक्ष? वो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। दक्ष झट से बोला, झूठ बोलकर। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम जानते हो ना निशांत, मॉम डैड के जाने के बाद दादा दादी ने ही मुझे संभाला है, वो मेरी दुनिया है। उनके बारे में कुछ सुनता हूं तो टूट जाता हूं, पर किसी को मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती। उसकी बात खत्म होते ही निशांत ने झट से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, बस दक्ष, बहुत हो गया। तुम्हें पता है ना, मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासकर तुम। दक्ष ने हल्की सी उदासी से कहा, मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते? निशांत ने गहरी सांस ली, उसकी नजरों में कुछ चल रहा था। वो आगे झुका, उसके होठ दक्ष के बेहद करीब आ गए। धीमे से कहा, तुम करते हो? दक्ष ने उसकी आंखों में झांका। सवाल मैंने पूछा था, तो जवाब तुम्हें देना चाहिए। उससे पहले कि कोई कुछ कहे, निशांत ने धीरे से दक्ष के कोमल होठों को अपने होठों में समेट लिया। एक लंबा, पेशेंट किस जिसमें सारे जवाब छिपे थे। दक्ष की पलकें बंद हो गईं, उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो भी बदले में उसे चूमने लगा, धीरे, सच्चाई से। वो पल मानो वक्त थम गया हो। कुछ देर बाद निशांत थोड़ा पीछे हटता है, उसकी सांसें अब भी भारी थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आशा है तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। दक्ष कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी बहन माही वहां आ जाती है। वो दोनों को देखकर हंसते हुए कहती है, सॉरी दक्ष भैया, ये स्टूपिड आइडिया मेरा था, तो प्लीज गुस्सा मत करो, घर पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। निशांत ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज दक्ष, मान जाओ ना, तुम्हारी बहन कितने प्यार से बोल रही है। दक्ष का चेहरा नर्म पड़ गया, उसने हौले से मुस्कुराया, ओके। तीनों घर लौट आते हैं। वहां सबके चेहरों पर खुशी थी। दक्ष ने सबसे मिलकर केक काटा, सबको खिलाया, और आखिर में निशांत के पास जाकर उसे भी केक खिलाया। निशांत ने केक खाते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरा जवाब तो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। प्लीज देर मत करना, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें झुकी रहीं, दिल में हलचल थी। वो वहां से चुपचाप चला गया, पर उसके कदमों की थरथराहट और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बता रही थी, जवाब शायद उसके दिल ने पहले ही दे दिया था। दोपहर का समय हो चुका था। कॉलेज की गलियों में अब सन्नाटा उतरने लगा था, कैंटीन की रौनक धीरे धीरे मिट चुकी थी। वही अंश को उसके एक्टिंग क्लास जाना था, तो वो मलंग और तन्वी को बाय कहते हुए कॉलेज के गेट से बाहर निकल जाता है। गर्म हवा के झोंके उसके बालों से टकराते हैं, तभी सामने उसे चिराग खड़ा नजर आता है। चिराग को देख अंश का कदम एक पल को थम जाता है, और फिर एक प्यारी मुस्कान के साथ वो उसकी तरफ बढ़ता है। हेलो चिराग, यहाँ तन्वी को लेने आए? वो बस आती ही होगी मलंग के साथ। चिराग उसकी तरफ देख हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ अंश, पर मैं तुमसे भी मिलने आया हूँ। अगर आज तुम फ्री हो तो किसी कैफे में चले, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे ठीक से बात नहीं हुई। उसकी आवाज में एक हल्की सी चाह और निगाहों में एक अनकहा अपनापन था। अंश थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन विनम्रता से कहता है, सॉरी, अभी तो मुझे क्लास जाना होता है और मैं शाम के 5 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ। ये सुनकर चिराग मुस्कुराता है, ठीक है, तो मैं 5 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अंश भी मुस्कुरा देता है, ओके। इतने में अचानक रेयान की कार सामने आकर रुकती है। अंश हल्की मुस्कान के साथ चिराग को बाय कहता है और कार में बैठ कॉलेज से निकल जाता है। वहीं चिराग खड़ा उसकी जाती हुई परछाई को देखता रहता है, और फिर धीरे से खुद से बुदबुदाता है, बस अंश, कुछ दिन और, फिर तुम सिर्फ मेरे होगे। उसकी आंखों में एक गहरी चाह और पागलपन की हल्की झलक थी। तभी पीछे से मलंग और तन्वी आते दिखते हैं। उन्हें आता देख चिराग तुरंत शांत हो जाता है, चेहरे पर फिर से मुस्कान ओढ़ लेता है। तन्वी मलंग की तरफ देख कहती है, मलंग, तुम तो बाइक लेकर नहीं आए आज, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं तुम्हारे घर तक। मलंग, जिसे लेने नील आने वाला था, झट से कहता है, नहीं नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, वैसे भी मेरा घर दूसरे डायरेक्शन में पड़ता है, तो बेकार का तुम्हें तकलीफ होगा। तन्वी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, पक्का तू चला जाएगा ना? तो मुस्कुराते हुए मलंग सिर हिला देता है, हाँ।
फिर चिराग और तन्वी मलंग को बाय कहते हुए अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं और दोनों निकल जाते हैं। अब कॉलेज का गेट लगभग खाली था, सिर्फ हवा थी और इंतजार करता हुआ मलंग। 1 घंटा बीत गया, नील अब तक नहीं आया था। गर्मी की तेज धूप और लंबे इंतजार ने मलंग के चेहरे की चमक को थका दिया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो मोबाइल निकाल नील को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। थोड़ा झुंझलाते हुए मलंग खुद से कहता है, जब उन्हें लेने आना ही नहीं था तो आने की बात करते ही क्यों हैं? उसकी आंखों में गुस्से के साथ हल्का सा दर्द झलकता है। वो एक ऑटो रुकवाता है और चुपचाप उसमें बैठ जाता है। नील के मेंशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन पूरे रास्ते उसका चेहरा बुझा हुआ रहता है। कुछ वक्त बाद मलंग नील के मेंशन पहुंच जाता है। मेंशन की ठंडी हवा उसके थके शरीर को थोड़ा सुकून देती है। वो ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर चला जाता है और हॉल के सोफे पर गिरता हुआ बैठ जाता है, थका हुआ, चुप और थोड़ा खामोश। सर्वेंट ट्रे में फ्रेश जूस और ढेर सारे फ्रूट्स लेकर आती है। मलंग हैरान होकर कहता है, मैंने नहीं कहा लाने को ये सब। सर्वेंट छत से मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नील सर का ऑर्डर है, जब भी आप मेंशन में हो हर 1 घंटे में ये सब आपको देना है। इतना कहकर वो चली जाती है। मलंग हल्की सी मुस्कान के साथ जूस का ग्लास उठाता है और धीरे से कहता है, लेने आने का टाइम नहीं है इन्हें, पर फिक्र करने का टाइम जरूर मिल जाता है। उसके चेहरे पर एक मीठी सी कड़वाहट तैर जाती है। वो पूरा जूस खत्म कर उठता है, सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में चला जाता है और बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उठते हुए उठ बैठता है, क्या करूं, बहुत बोर हो रहा हूं। वो उठकर कमरे में इधर उधर देखने लगता है और कहता है, एक काम करता हूं, नील सर के रूम की सफाई करता हूं। वैसे भी सिगरेट का बहुत स्मेल आता है। वो सफाई करने लगता है, लेकिन नील का कमरा पहले से ही बहुत साफ था। थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है और सोचता है, रूम तो साफ है, एक काम करता हूँ, उनका स्टडी रूम साफ कर देता हूँ। वो रूम से बाहर निकल स्टडी रूम की तरफ जाता है। दरवाजा खोलते ही सामने एक बड़ा सजीला कमरा किताबों और फाइलों से भरा हुआ। मलंग चारों तरफ देख मुस्कुराता है, इनका स्टडी रूम कितना ज्यादा बड़ा है। उसकी नज़र बुकशेल्फ पर जाती है, सैकड़ों किताबें, नॉवेल्स, रिसर्च पेपर्स। वो एक एक बुक निकालकर देखने लगता है, जैसे किसी की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो स्टडी टेबल की तरफ बढ़ता है और फाइल्स को संभालने लगता है। तभी उसकी नज़र एक एनवेल पर पड़ती है, जिस पर साफ साफ लिखा था, मलंग। वो चौंक जाता है, ये तो मेरा ही नाम है। नील सर ने मुझे ये क्यों नहीं दिया? उत्सुकता से वो एनवेल खोलता है। अंदर हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी और रिपोर्ट के बाहर भी उसका नाम। वो धीरे धीरे पन्ने पलटने लगता है और जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। अगले ही पल रिपोर्ट उसके हाथ से गिर जाती है। वो वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे जमीन खिसक गई हो उसके नीचे से। आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो फूटते हुए शब्दों में कहता है, मतलब नील सर मेरी फिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है मेरे बीमारी के बारे में। उसकी आवाज़ टूट जाती है और वो बिना कुछ सोचे स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। दिल भारी था, कदम लड़खड़ा रहे थे। वो बाहर आकर बाइक के पास पहुंचता है, लेकिन चाबी नहीं मिलती। वो गुस्से और दर्द में ड्राइवर की तरफ देख चिल्लाता है, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? ड्राइवर उसकी आंखों में भरा दर्द देखकर सहम जाता है और जल्दी से चाबी आगे बढ़ा देता है। मलंग बाइक पर बैठता है, हेलमेट लगाता है और एक झटके में बाइक स्टार्ट कर मेंशन से निकल जाता है। हवा तेज थी, पर उसके भीतर की उथल पुथल उससे भी ज्यादा। इधर नील को अचानक एक मीटिंग के लिए रिजॉर्ट जाना पड़ा था। वो इतना बिजी था कि उसे याद ही नहीं रहा आज मलंग को लेकर हॉस्पिटल जाना था। उसका फोन भी साइलेंट पर था। मीटिंग खत्म होते ही वो बाहर निकलता है। कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे ध्यान आता है फोन साइलेंट में है। वो फोन निकालता है, स्क्रीन पर ढेर सारे मिस्ड कॉल्स चमक रहे थे, आदर्श के भी और मलंग के भी। तभी उसे सब याद आता है। एक पल को उसका दिल कसक उठता है। वो तुरंत आदर्श को कॉल करता है। बात खत्म होते ही मलंग को कॉल लगाता है, पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। मलंग अपना फोन वहीं नील के रूम में छोड़ गया था। नील झुंझलाकर कहता है, ये लड़का मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो गुस्से में मेंशन पर कॉल लगाता है और पता चलता है मलंग बाइक लेकर बाहर गया है। बस इतना सुनना था। नील के अंदर बेचैनी दौड़ जाती है। वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठता है, स्टीयरिंग पर पकड़ कसता है और कार को रफ्तार से आगे बढ़ा देता है।